हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नाम है सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक सदस्य डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन हैबिटेट देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल आपकी पूछी जाती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं लाइव आकर के या रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को लाइफ साइकिल पढ़ा दूंगा प्लाज्मोडियम की। तो फटाफट आप लोग इसके अंतर्गत देखें, मैंने लिख भी दिया है पहले से यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे लाइफ साइकिल बड़ी ब्रीफ है, डिटेल में है। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान दें। लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक, दैट मीन्स द्विपरपोषी होती है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक फॉर्म में पाई जाती है। कहने का मतलब अर्थात इसमें दो होस्ट कंप्लीट या दो होस्ट में कंप्लीट होती है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होती है। यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक या प्रथम होस्ट जो होता है उसको हम लोग ह्यूमन कहते हैं, मनुष्य हम लोग। ठीक है, हम लोग प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। और सेकेंडरी जो होस्ट है इसको हम लोग फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो एक मॉस्किटो है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। अब देखिए, फीमेल ही क्यों कहा गया, आपको पता है कि ये पहली बात तो सैंग्विवोरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आर्थ्रोपोड है, जो कि आर्थ्रोपोड क्यों कह रहा है, आर्थ्रोपोड में क्लास इंसेक्टा में इसको रखा गया है। राइट, आगे मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। आर्थ्रोपोडा जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मॉस्किटो को कवर करूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, बस जुड़े रहो। क्लास कंपलसरी फॉर्म में करते रहो, जितना पढ़ा दिया उस पर फोकस करो। तो सेकेंड होस्ट क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल क्यों कहा गया, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही सैंग्विवोरस होती है, मेल मॉस्किटो फ्रूगीवोरस होता है, दैट मीन्स वो फ्रूट के शैप को खाता है या पीता है। ठीक है, चूसता है। सैंग्विवोरस कहने का मतलब क्या होता है, सैंग्विवोरस कहने का मतलब होता है रुधिर को चूसने वाले या रुधिर को पीने वाले। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सैंग्विवोरस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ ह्यूमन में प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल चलता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य है यानी हम लोगों में जो प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल फेज है वो चलती है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। क्योंकि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है एवं इस टेम्परेचर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से आप याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अगर ये पूछा जाए कि एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज किस में होता है, तो आप कहेंगे सर एसेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ह्यूमन के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसके कंपेरिजन में कम होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा होता है, हाई होता है। तो उस टेम्परेचर पे ये अपने गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए होगा, वो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर नहीं बल्कि मॉस्किटो के बॉडी के अंदर मिल जाता है। राइट, सेकेंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज चलता है। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा, नहीं समझ में आता दोबारा से लेक्चर को देखिएगा, रिपीट करिएगा, तिबारा से लेक्चर को रिपीट करिएगा। और मैं पक्के इरादे के साथ और डेफिनेटली फॉर्म में बता रहा हूं कि आपको डैम श्योर पूरा लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का समझ में आ जाएगा इस एक लेक्चर में। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही पढ़ लो, समझ जाओगे। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल फेज है वो चलता है। इनके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, यानी कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो प्लाज्मोडियम के गैमीट फॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है। खत्म बात। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि लाइफ साइकिल के समय में जो स्टेजेस बनती हैं प्लाज्मोडियम की वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें दो स्टेजेस स्पेशली पाई जाती हैं। एक तो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जिसको संक्रमण प्रावस्था कहते हैं, जो कि इसकी स्पोरोजाइट कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, तो आप कहेंगे स्पोरोजाइट। ठीक है, और एक होती है इसकी फीडिंग स्टेज।
इसको भोजन लेने वाली प्रवस्था कहते हैं, और ये इसकी कहलाती है ट्रोफोजाइट। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, जो इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है, वो कौन सी होती है? स्पोरोजाइट होती है। और जो फीडिंग स्टेज होती है, जिस समय में प्लाज्मोडियम का जो है ना फीडिंग करने का टाइम होगा, वो कौन सी होती है? ट्रोफोजाइट होती है। तो इन दोनों स्टेजेस को आप अच्छे से समझ लो, इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट और फीडिंग स्टेज ट्रोफोजाइट। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट, फीडिंग स्टेज ट्रोफोजाइट। ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट, ठीक है, कैसी होती है? स्पिंडल शेप, दैट मीन्स तर्कुकार या तर्कु रूपी होती है, वह इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बोथ एंड्स पर ये पॉइंटेड रहता है, और इसके अंदर एक क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्पोरोजाइट लाखों की संख्या में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की सलाइवा में पाए जाते हैं। अभी जो स्पोरोजाइट होते हैं ये कहां होंगे? ये स्पोरोजाइट फीमेल मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में होगा। क्यों? क्योंकि भैया इन्फेक्टिव है ना। अरे यार, इन्फेक्टिव कहने का मतलब ये हो रहा कि स्पोरोजाइट ही तो हमारे बॉडी के अंदर फीमेल मॉस्किटो के, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से, उसके हमारे बॉडी से रुधिर चूसने के थ्रू ही तो आएंगे। अब आपको पता है कि मॉस्किटो कैसा होता है, मॉस्किटो सैंग्विवोरस होता है, किस तरीके से ब्लड को शक करता है। तो अपने टेंटिकल्स, अपने निडल को ये क्या करेगा? हमारे स्किन के ऊपर आकर के घुसोता है, ठीक है, इसके अंदर घुसेड़ेगा। फिर क्या करेगा? ये सबसे पहले कुछ केमिकल्स को या सलाइवा को थूकेगा। क्यों? क्योंकि अब आप समझो क्यों थूके, क्योंकि इसके सलाइवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाने वाली एंटीजेंस, एंटीबॉडीज को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इजीली तरीके से मॉस्किटो क्या करता है? ब्लड सक कर लेता है। लेकिन ये एक पेनफुल प्रोसेस है। अब मॉस्किटो ने जब बाइट करेगा ना, जब वो अपने सलाइवा को इंजेक्ट करेगा हमारे ब्लड में, तो एक जलन सी महसूस होती है, और हमको पता चल जाता है मच्छर काट रहा है, और हम हाथ पैर चलाने लगते हैं, वो बेचारा उड़ जाता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता वो उड़ गया, फर्क इससे पड़ता है कि अगर उसने बाइट किया है और आपको जलन मची है, तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने सलाइवा को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, और यदि कर दिया है और अगर वो इन्फेक्टिव मॉस्किटो था, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पोरोजाइट, जो कि क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज फैलाने वाली संक्रमित अवस्था है, उसको भेज दिया है। अब वो तुम्हारा खून चूसे या ना चूसे, उसने इनडायरेक्टली तुम्हें मारने का प्रबंध कर दिया। मतलब ऐसे नहीं मरोगे, ट्रीटमेंट है इसका, होता है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने बाइटिंग व सकिंग माउथ पार्ट से हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है, तो उसकी सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में एक स्पोरोजोइट पहुंच जाते हैं, या स्पोरोजोइट्स पहुंच जाते हैं, एवं उस ह्यूमन में मलेरिया का इंफेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्या कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाली बीमारी का नाम मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक इन्फेक्टेड ह्यूमन का फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ब्लड सक करती है। अब देखो, मान लो कोई एक इन्फेक्टेड ह्यूमन है और कोई हेल्दी एनोफिलीज मॉस्किटो आकर के उसके ब्लड को सक करती है, तो प्लाज्मोडियम की अवस्था, प्लाज्मोडियम की जो नेक्स्ट स्टेज यहां पर होगी, लाइक दैट ट्रोफोजाइट हम कह सकते हैं, ट्रोफोजाइट क्या होगी? स्टेज उसके भीतर पहुंच जाती है, एवं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का बाकी का हिस्सा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में चलता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन का ब्लड क्यों सक करती है? क्या कारण है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को ह्यूमन का ब्लड सक करने के लिए? तो आप आंसर देंगे सर, अपने एग को न्यूट्रिशन देने के लिए। भाई कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है इसको, हमारा ब्लड सक करने के लिए कोई मजा थोड़ी ना कि हमारा खून ये चूसेगी तभी जीवन पर्यंत जीवित रहेगी, ऐसा नहीं है। ये एनिमल्स का भी ब्लड सक करती है, लेकिन जितना बेस्ट हम लोगों का ब्लड है उतना बेस्ट ब्लड किसी और एनिमल्स का नहीं है इसके लिए राइट, एनोफिलीज मॉस्किटो के लिए।
तो ये अपने एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए हमारे ब्लड को चूसती है। और आप जानते हो कि किसी के बच्चे को हम नहीं मार सकते। अब ये अपने बच्चों को पैदा करना चाहेगी, एग लेइंग करेगी, ठीक है, तो उससे बच्चे ही बनेंगे इसके, है ना, इसके छोटे छोटे पिद्दी टाइप के मॉस्किटो बनेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि ये भूखों मर जाए? तो कृपया करके इसको अपना ब्लड जरूर दें। तो आप कहेंगे सर हम इंसान को ब्लड नहीं देते हैं, तो मॉस्किटो आने दो, निपट लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, नहीं देना फिलहाल, वो आपकी मर्जी है। वैसे हम तो नहीं देते हैं, आप भी मत दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है स्पोरोजाइट पर पेलिकल नामक कवरिंग पाई जाती है। जो स्पोरोजाइट होता है उस पर क्या पाई जाती है? पेलिकल नामक कवरिंग पाई जाती है। स्पोरोजाइट में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इसकी रिगलिंग मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। तो रिगलिंग मतलब रेंग कर चलने के लिए, ठीक है। तो स्पोरोजाइट में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इसके रिगलिंग मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ब्लड में क्या करता है, ये इसके सलाइवा में रेंग करके आता है और फिर ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में चला जाता है और ब्लड के पंप के थ्रू होते होते हमारे पूरे बॉडी में भ्रमण करता रहता है। अब देखो आगे, आगे की कहानी मेरी जुबानी। लिखा है प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल में 3 मुख्य स्टेजेस पाई जाती हैं। अब ये जो 3 स्टेजेस है ना, यही आपका दिमाग भी खराब करेंगी और यही स्टेजेस आपको प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से समझाएंगे। एक तो होता है साइजोगोनी, दूसरा होता है गेमोगोनी और तीसरा होता है स्पोरोगोनी। 3 स्टेजेस मेन है। साइजोगोनी जो है वो ह्यूमन में कंप्लीट होती है, गैमोगोनी जो है वो ह्यूमन में स्टार्ट होती है और फीमेल एनोफिलीज में कंप्लीट होती है, और स्पोरोगोनी जो है वो फीमेल एनोफिलीज में कंप्लीट होती है। तो ह्यूमन में कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है? साइजोगोनी। फीमेल मॉस्किटो में कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है? स्पोरोगोनी। और फीमेल मॉस्किटो एंड ह्यूमन के बीच में स्टेज स्टार्ट होती है या कंप्लीट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमोगोनी। जिसमें गैमोगोनी ह्यूमन में स्टार्ट होता है और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाकर के कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है साइजोगोनी के ऊपर या साइजोगोनी के अंदर साइजॉन्ट्स बनते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, साइजोगोनी जो होता है इसमें क्या होता है? साइजोगोनी में क्या होगा? साइजॉन्ट्स बनेंगे। गैमोगोनी में क्या बनेगा? गैमेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, गैमोगोनी में क्या बनता है? गैमेटोसाइट्स बनते हैं। और स्पोरोगोनी में क्या बनते हैं? स्पोरॉन्ट्स बनते हैं, स्पोरॉन्ट्स बनते हैं। तो साइजॉन्ट्स बनते हैं साइजोगोनी में, गैमेटोसाइट्स बनते हैं गैमोगोनी में, और स्पोरोगोनी के अंदर स्पोरोन्ट बनते हैं। राइट, इतना समझ में आया? चलो अब हम सबसे पहले साइजोगोनी की बात करेंगे। हर एक क्लास का या हर एक पॉइंट का अपना अपना मतलब है, यहां से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के निकलेंगे। देखिए लिखा हुआ है यह स्टेज मुख्यतः ह्यूमन में कंप्लीट होती है, साइजोगोनी पता है। सेकंड, इस स्टेज के कंप्लीट होने तक 3 मुख्य साइकिल्स चलती हैं, यानी कि जब तक ये कंप्लीट होगी इनमें 3 मेन साइकिल्स होंगी जिनके अंदर या जिनके अंतर्गत साइजोगोनी कंप्लीट होती है। जिसमें पहली जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, पूर्व रुधिराणु चक्र। प्री एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक कहने का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट कहने का मतलब होता है आरबीसी, है ना। एरिथ्रोसाइट कहने का मतलब आरबीसी, आरबीसी के खत्म होने से पहले वाली, जब आरबीसी डैमेज होगी उससे पहले की प्रावस्था, जिसको हम लोग पूर्व रुधिराणु चक्र कहते हैं। ठीक है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल यानी कि बाहर रुधिराणु चक्र। ठीक है, एक्सोएरिथ्रो मतलब आरबीसी के बाहर, और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल रुधिराणु चक्र, यानी कि अब ब्लड के अंदर ये साइकिल चलेगी। जैसे समझे, लिखा हुआ है इन तीनों स्टेजेस को समझिए पहले तब समझ में आएगा। जैसे ही इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो उसके सलाइवा में प्रेजेंट स्पोरोजॉइट ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्री एरिथ्रोसाइटिक। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक कब चलेगा? जब इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तब। इसमें होगा क्या? देखिए लगभग आधे घंटे तक ब्लड में रहने के बाद स्पोरोजॉइट ह्यूमन के लीवर में पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजॉइट सबसे पहले कहां जाता है? तो स्पोरोजॉइट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने के बाद में लगभग आधे घंटे तक हमारे ब्लड में मॉच करता है।
और मौज करने के बाद में सीधे पलायन कर जाता है लीवर में, और लीवर में तो स्टोर्ड फूड मटेरियल है भैया, वहीं मजे करेंगे जाकर के भाई साहब। आगे देखें, लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, लीवर में स्पोरोजोइट पहुंचने के बाद वहां प्रेजेंस ग्लाइकोजन पर फीड करते हैं। तो जो स्पोरोजोइट हैं, आपको पता है वहां पर कौन स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से मिलकर के बना है, ठीक है। उनको ये क्या करता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है एवं न्यूट्रिशन प्राप्त करके राउंडेड हो जाते हैं। अभी जो यहां पर पॉइंटेड साइड बोथ, या हम ये कह सकते हैं कैसी थी, तर्कुरूपी स्पिंडल शेप जो स्टेज थी, ठीक है, स्पिंडल शेप जो स्पोरोजोइट का स्टेज था, अभी वो कैसा हो गया, राउंडेड हो गया है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें साइजोंट 1 कहते हैं। फिलहाल देखिए साइजोंट 1 2 3 ऐसा नहीं, इनका चेंज होता जाएगा शेप। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया है कि इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए पॉइंट दे दिया कि साइजोंट फर्स्ट कैसा होता है, यह राउंडेड शेप का होता है। हालांकि साइजोंट स्टेज ही है, पहले राउंडेड स्टेज बनेगी, फिर आगे नेक्स्ट स्टेज बनेगी तो उसको हम लोग साइजोंट सेकंड कह देंगे, फिर साइजोंट थर्ड कह देंगे। तो ऐसे समझने के लिए यहां पर हम लोगों ने इसको रखा है साइजोंट स्टेज ही, ठीक है। साइजोंट स्टेज में साइजोंट ही बनना है, लेकिन साइजोंट फर्स्ट क्यों कहा, क्योंकि ये पहला चेंज हुआ स्टेज, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्राप्त करने के बाद में ये राउंडेड शेप हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइजोंट कहते हैं या साइजोंट 1 कहते हैं। साइजोंट ही कहेंगे, समझिए मेरी बात यार, मैं बोल रहा हूं साइजोंट ही कहेंगे, लेकिन अपनी समझ के लिए, अपनी समझदारी के लिए हमें याद रहे कि कौन कौन सी स्टेज में, किस किस स्टेज में या क्या क्या चेंज कर रहा है अपना शेप, उस आधार पर हमने इसको नाम दे दिया, साइजोंट 1 कर दिया। घबराने वाली बात नहीं है कुछ नहीं। आपने पता है, मुझे पता है आप लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा, उसमें लाइफ साइकिल में 1 2 कहीं नहीं लिखा, बट यहां पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सेकेंड, अब साइजोंट 1 यानी कि जो राउंडेड शेप स्ट्रक्चर था स्पोरोजोइट का वो, ठीक है, मल्टीपल फिशन द्वारा, या मल्टीपल फिशन होता है एवं लीवर सेल्स में अनेक क्रिप्टोजॉइट्स या क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बना लेता है। तो ये जो साइजोंट 1 बना है ना, इस साइजोंट 1 में क्या होगा, मल्टीपल फिशन होगा, मल्टीपल फिशन में बहुविखंडन होगा, और मल्टीपल फिशन होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, क्रिप्टोजॉइट में चेंज हो जाता है। क्रिप्टोजॉइट या क्रिप्टोमेरोजॉइट कहते हैं। फिर क्या होगा देखो, अब लीवर सेल के रप्चर करने से, यानी कि लीवर में जो सेल पाई जा रही, हेपेटिक लॉब्यूल इसको कहते हैं, जो हेपेटिक लॉब्यूल्स पाए जा रहे हैं, अब इन सेल्स के रप्चर करने से ये क्रिप्टोजाइट या क्रिप्टोमेरोजाइट लीवर के बाहर अरेंज ब्लड क्वार्टर में आ जाता है। तो लीवर के बाहर जो ब्लड क्वार्टर्स पाया जा रहा है, जहां पर ब्लड भरा हुआ है ब्लड लीवर में, वहां पर आ जाता है, ठीक है। अब जब ये वहां आ जाएगा तो कौन सी साइकिल चलेगी, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। कौन सी, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। देखिए इसमें क्या लिखा है, अब इन ब्लड क्वार्टर्स में अरेंज क्रिप्टोजॉइट या क्रिप्टोमेरोजॉइट नए लीवर सेल्स को अटैक करते हैं। तो साइजोंट 1 जो था उसने लीवर के अंदर मल्टीपल फिशन किया, और मल्टीपल फिशन करने के बाद में क्रिप्टोजॉइट्स बनाया या क्रिप्टोमेरोजॉइट बनाया। ये क्रिप्टोमेरोजॉइट रप्चर करेंगे, मतलब लीवर जिसमें बनने लीवर की सेल हेपेटिक लॉब्यूल रप्चर करेगी, और ये क्रिप्टोमेरोजॉइट या क्रिप्टोजॉइट बाहर आ जाते हैं। और ये बाहर आने के बाद में कहां आते हैं, ब्लड क्वार्टर्स में आते हैं। और ये ब्लड क्वार्टर्स में आने के बाद में जो नई सेल्स हैं लीवर की, और भी जो सेल्स हैं, उनको टारगेट करती है और उनको क्या करता है, जाकर के डैमेज करता है या उनको इन्फेक्ट करता है, उन पर अटैक करता है, ठीक है। एवं वहां अरेंज ग्लाइकोजन का भक्षण करके, और वहां पर जो अरेंज ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, उसको ये खा जाएंगे। एवं अब यह क्रिप्टोजाइट साइजोंट सेकंड में बदल जाता है। तो पहली बार जब ग्लाइकोजन खाया तो साइजोंट 1 बना, साइजोंट 1 मल्टीपल फिशन किया, क्या बना गया, क्रिप्टोजाइट बन गया। क्रिप्टोजाइट ने नई सेल्स को टारगेट किया, लीवर सेल्स को टारगेट किया, दोबारा ग्लाइकोजन खाया, साइजोंट सेकंड बना दिया। तो जो क्रिप्टोजाइट थे किसमें चेंज हो गए, साइजोंट सेकंड। देखो क्रिप्टोजाइट ही है लेकिन साइजोंट सेकंड है। देखिए लिखा क्या है, अब यह साइजोंट सेकंड में मल्टीपल फिशन होता है, अब अगेन में मल्टीपल फिशन होगा, और इनसे बहुत सारे मेटा क्रिप्टोजाइट बन जाते हैं। तो पहले क्रिप्टोजाइट बनते हैं, क्रिप्टोमेरोजाइट बनते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है, मेटा क्रिप्टोजाइट बनता है। मेटा क्रिप्टोजाइट साइजोंट सेकंड के द्वारा बनता है। दैट मींस जब क्रिप्टोजाइट भक्षण करेगा, जाकर के नए ग्लाइकोजन्स को खाएगा,
डैमेज करेगा नई सेल्स को, तब क्या बन जाता है, मेटाक्रिप्टोजाइट बन जाते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना बच्चों, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अब देखिए लिखा हुआ है यह मेटाक्रिप्टोजाइट दो प्रकार के होते हैं। अब जो मेटाक्रिप्टोजाइट है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट और नंबर दो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट। देखिए माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट की बात करें तो माइक्रो मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म, छोटे आकार का मेटाक्रिप्टोजाइट है। ये क्या करेगा, ये आरबीसी पर अटैक करते हैं। कहां पर अटैक करेंगे जाकर के, आरबीसी। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उसको ये डैमेज करेगा जाकर के, और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चलाता है। और जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है यानी कि आरबीसी के अंदर या आरबीसी के ऊपर जो साइकिल चलेगी उसकी बात हो रही है, उसको डैमेज करेगा, उसको तोड़ेगा जाकर के। तो और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चलाता है। कौन चलाता है, तो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चलाने वाला कौन है, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट। तो मेटाक्रिप्टोजाइट दो प्रकार का, एक तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट, दूसरा मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट, और ये साइजोन सेकंड से बना। अब जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट है ये क्या करता है, तो देखो लिखा हुआ है ये तो बार बार एक्सोएरिथ्रोसाइटिक को चलाता है। अब जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट है ये बार बार लीवर सेल्स को बार बार लीवर सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। और माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट बनाता जाएगा। समझ रहे हो। अब थर्ड जो पॉइंट यहां पर है साइकिल का, वो क्या है, एरिथ्रोसिटिक साइकिल। देखो लिखा हुआ इसमें जैसे ही अब हम इसकी बात करेंगे स्पेशली, राइट, इसकी इन महाशय की बात कर रहे हैं हम लोग। लिखा जैसे ही माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट आरबीसी को अटैक करते हैं या आरबीसी पर अटैक करते हैं, तो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या गोल्गी साइकिल भी इसको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या गोल्गी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें होगा क्या, अब माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट आरबीसी के या आरबीसी में प्रेजेंस हीमोग्लोबिन को फीड करते हैं, वह एक फीडिंग स्टेज में बदल जाते हैं। और एक फीडिंग स्टेज में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जिन्हें ट्रोफोजोइट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ट्रोफोजोइट कहते हैं। और याद करो ट्रोफोजोइट किसमें चलता है, तो ट्रोफोजोइट जो होता है ये सेकेंडरी होस्ट, कौन, मॉस्किटो, उसमें काम करेगा। और ये फीडिंग स्टेज है तो वहां पर फीड करेगा जाकर के। देखिए लिखा हुआ अब इस ट्रोफोजोइट स्टेज में एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है, कॉमा न्यूक्लियस पेरीफेरी की ओर चला जाता है, और इस स्टेज को सिग्नेट रिंग स्टेज कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां पुटअप होता है, क्वेश्चन आपका बन गया सिग्नेट रिंग स्टेज किसे कहते हैं, तो सिग्नेट रिंग स्टेज हम लोग ट्रोफोजाइट को कहते हैं। समझ रहे हो, स्पोरोजाइट कहा जाता है या ट्रोफोजाइट को कहते हैं, तो आपका आंसर जाएगा ट्रोफोजाइट, राइट। तो सिग्नेट रिंग स्टेज, ये क्वेश्चन आता है आपका नीट में कई बार पूछा गया, सिग्नेट रिंग स्टेज बनती है ट्रोफोजाइट में, या सिग्नेट रिंग स्टेज कहलाती है ट्रोफोजाइट की। ठीक है, इन स्टेज में हीमोग्लोबिन का भक्षण होता है, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का भक्षण होता है, हीमोग्लोबिन को डैमेज किया जाता है, खाया जाता है। वह हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जब ये डैमेज करेगा तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो प्रोटीन, आपको पता है जो प्रोटीन यहां पर पाई जाती है वो ग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन यहां पर प्रोटीन है, और हीमो क्या है, ये एक आयरन है। तो हिमेटीन नामक क्या है, ये एक पॉइजनस क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जिसे हीमोजोइन पार्टिकल्स कहते हैं या विषैले पदार्थ होते हैं। तो हिमेटीन क्या होते हैं, हीमोजोइन पार्टिकल्स होते हैं, ये विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हीमोजोइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, या एक विषैला मलेरियल पिगमेंट होता है। तो मलेरिया किस पिगमेंट या मलेरिया किस द्वारा आपका सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे सर जो इसका हिमेटीन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमेटीन की बात कर रहे हैं। तो हिमेटीन जो पिगमेंट है या हिमेटीन जो पार्टिकल है या सब्सटेंस है, उसके द्वारा ही मलेरिया फैलता है। ठीक है,
तो प्रोटीन को हमारा बॉडी यूज कर लेता, प्रोटीन को ये यूज कर लेगा, और हीमेटिन से क्या होता है, हमारे बॉडी को कपकपी आना, मतलब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, अभी ये पूरा तैयार हो जाए फिर। देखो सिग्नेट रिंग स्टेज, इसे कहते हैं ट्रोफोसाइट को, अब एक इरेगुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। इरेगुलर मतलब कोई शेप नहीं है इसका, जिसे अमीबॉइड स्टेज कहते हैं, तथा हीमोग्लोबिन का भक्षण जारी रहता है। इसे क्या कहते हैं, अमीबॉइड स्टेज कहते हैं, और हीमोग्लोबिन को ये तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, बहुत सारा खा जाएगा। फिर क्या होगा, देखो यहां पर मैंने बताया, जो ट्रोफोजॉइट है ये सिग्नेट रिंग स्टेज में है, और सिग्नेट रिंग स्टेज अमीबॉइड स्टेज कहलाती है, और ये ट्रोफोजाइट को खाती रहती है। तो ये सभी स्टेज हीमोग्लोबिन में बनती हैं। तो ट्रोफोजाइट हो गया, ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज हो गया, अमीबॉइड स्टेज हो गया, ये सब कहां बनना है, ये सब हीमोग्लोबिन के अंदर बनता है, इस बात को याद रखना। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, अब हीमोग्लोबिन के भक्षण से ट्रोफोजाइट स्टेज से साइजोंट 3 में बदल जाती है। ट्रोफोजाइट स्टेज से ये किस में चेंज हो जाएगा, साइजोंट 3 में, साइजोंट 3 में बदल जाती है। अब आरबीसी में साइजोंट 3 में मल्टीपल फिशन होता है। अब आरबीसी के अंदर साइजोंट 3 के अंदर क्या होगा, मल्टीपल फिशन होगा, जिससे 12 से 24 मेरोजॉइट बनते हैं। जिससे 12 से 24 क्या बनते हैं बच्चों, मेरोजॉइट्स बनते हैं। मेरोजॉइट्स के अलावा आरबीसी में हीमेजोइन पार्टिकल भी उपस्थित रहते हैं। तो मेरोजॉइट के अलावा आरबीसी के अंदर क्या है, हीमेजोइन पार्टिकल्स भी पाए जा रहे हैं, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में पाया जा रहा है, पार्टिकल के रूप में है। अब मेरोजॉइट के प्रेशर से, जो मेरोजॉइट यहां पर बन रहे हैं, बहुत सारा बन रहा है, बनता जा रहा है, तो इससे एक प्रेशर जनरेट होगा, जिससे आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाती है, एवं मेरोजॉइट व हीमोजोइन पार्टिकल्स ब्लड प्लाज्मा में आ जाती हैं। ठीक है, हीमोजोइन पार्टिकल के ब्लड में आते ही मलेरिया का फर्स्ट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, या मलेरिया का पहला कैरेक्टर दिखता है, जिसमें पेशेंट को या रोगी को तेज ठंड लगती है, ठीक है, वह तेज बुखार आता है, एवं कुछ देर बाद बुखार उतर जाता है, एवं इस बुखार की पुनरावृत्ति प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 48 घंटे में फिर से आती है। यानी कि एक बार सिम्टम ये आगा तो याद रखना, अगर किसी पेशेंट को या आपको ही बहुत तेजी से ठंड लगने लगे, और बहुत तेजी से ठंड लगते लगते आपको बहुत तेजी से बुखार आए, आप कांपने लगे, ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होगा, ये बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ घंटों बाद या कुछ समय, आधे 1 घंटे बाद ये बुखार आपको ठंड लगना सब, आप कहेंगे मतलब ठीक हो गया, आपने कोई पैरासिटामोल या कहीं नॉर्मल आपने दवाई ले ली, ठीक हो गया। लेकिन याद रहे अभी ठीक नहीं हुए, 24 दूना 48, 2 दिन बाद अगेन ये, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो अगेन क्या होगा, 48 घंटे में इसी तरीके से आपको ठंड लगेगा, और ठंड लग के बहुत तेज बुखार आएगा। ठीक है, तो पुनरावृत्ति होती कितने घंटों में, 48 घंटों में। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है क्या, कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इंफेक्शन होने के कारण मलेरिया के पेशेंट में कितनी बार बुखार, ये किस तरीके, पहला सिम्टम क्या होता है, तो पहला सिम्टम क्या है, तेज ठंड लग करके बुखार आना, और ये तेज ठंड लग करके बुखार जो आती है, ये 48 घंटे में क्या होता है, चेंज होता रहता है, मतलब ये आता रहता है, राइट। अगला पॉइंट, अब मेरोजॉइट बार बार एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाती है। ठीक है, मेरोजॉइट क्या करता है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाता है, वह आरबीसी को नष्ट करता रहता है, जिससे रोगी में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कहने का मतलब आरबीसी की कमी या ब्लड की कमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब मेरोजॉइड आरबीसी को अटैक करना बंद कर देती है। जब ये देखता है कि अरे भाई पेशेंट मर जाएगा, ये बंदा मर जाएगा, तो मेरोजॉइड शांत बैठ जाता है, कहता है नहीं मारेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी तो काम करना है, हमें भी तो खाना पीना है। तो मेरोजॉइड आरबीसी को अटैक करना बंद कर देगा, एवं मेरोजॉइड ह्यूमन में ही गैमेटोसिटिक या गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन याद रहे गैमेटोसाइट पूरा यहां पर नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन में इन गैमेटोसाइट्स का आगे का डेवलपमेंट संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो मेरोजॉइट्स हैं ये अपना आगे का फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस करने के लिए फीमेल के बॉडी में जाए, फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में जाए, फीमेल
ह्यूमन फीमेल के बॉडी में नहीं, फीमेल मॉस्किटो बॉडी में जाए, और वो मॉस्किटो कौन है? एनोफिलीज है। तो फीमेल एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल साइकिल, ये एसेक्सुअल फेज हो गया। अभी सेक्सुअल फेज देखते हैं। अब देखो क्या होगा, जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चूसती है तो यह गैमेटोसाइट्स उसके बॉडी में क्रॉप में पहुंच जाते हैं। जो क्रॉप रीजन होता है ना, क्रॉप जिससे ये ब्लड को शक करता है, तो उसमें क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। यह गैमेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो गैमेटोसाइट होता है, दूसरा मैक्रो। माइक्रो वाला जो होता है वो मेल गैमेट होता है, और मैक्रो वाला जो होता है फीमेल गैमेट होता है। माइक्रो गैमेट कम से कम 6 से 8 बनते हैं, और मैक्रो गैमेट 1 बनता है मात्र। ठीक है, आगे देखें। अब फीमेल एनोफिलीज की क्रॉप यानी कि अनपुट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनपुट, में मेल गैमीट व फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जिससे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट अपने ऊपर एक नुकीली स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जिस कारण इसे ओकिनेट स्टेज कहते हैं। ऊकाइनेट स्टेज कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है, ऊकाइनेट स्टेज डेवलप होता है किसमें? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में। कहां डेवलप होते हैं? तो भैया कौन आया है यहां पर? फीमेल एनोफिलीज गैमेटोसाइट आते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन में गैमेटोसाइट आते हैं। तो प्लाज्मोडियम के गैमेट के बनने पर, यानी जाइगोट के बनने पर, ये जाइगोट ऊकाइनेट स्टेज में क्या होता है? चेंज हो जाता है, कहते हैं। ऊकाइनेट की क्रॉप की वॉल को भेद कर, ऊकाइनेट क्रॉप की वॉल को भेद कर, ऊकाइनेट अब ऐसे लिख लें, ऊकाइनेट अब क्रॉप की वॉल को भेद कर, क्रॉप की वॉल को भेद कर मतलब अंदर जाकर के उसको डैमेज करके, अब यह नुकीली संरचना नष्ट हो जाती है एवं जाइगोट के चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है। तो जो नुकीली स्ट्रक्चर या पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो बना था वो नष्ट हो जाएगा। जैसे क्रॉप को भेद करके ये बॉडी के अंदर जाएगा, सलाइवा में पहुंचेगा और ये सिस्ट बना लेता है। अब इस जाइगोट को ऊसाइट कहते हैं या ऊसिस्ट कहते हैं। तो ऊकाइनेट स्टेज चेंज हो गई ऊसिस्ट में। ऊसिस्ट में अरेंज न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे स्पोर्स बनाता है, इसलिए इसे स्पोरोंट कहते हैं। तो स्पोरोंट क्या है? स्पोरोंट ऊकाइनेट स्टेज ही होती है जो आकर के ऊसिस्ट का फॉर्मेशन करती है आगे चल करके। ठीक है, और उसी के अंदर बहुत सारा क्या होता है? डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो स्पोरोंट बन जाते हैं। अब यही स्पोर्स, स्पोरोंट का मतलब स्पोर्स का बनना, अब यही स्पोर्स स्पोरोजोइट बनाते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स जितने भी स्पोरोंट हैं इनके अंदर स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या बनाते हैं? स्पोरोजोइट बनाते हैं। यह स्पोरोजोइट अब हीमोसील में आ जाते हैं एवं हीमोसील से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो यह स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में पहुंचकर इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो प्री पेशेंट पीरियड आएगा। प्री पेशेंट पीरियड कहने का मतलब क्या होता है? किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किसी इन्फेक्ट करने वाले पर्सन को करने से पहले वाली स्टेज। तो प्री पेशेंट स्टेज में क्या होगा? देखिए, संक्रमण से लेकर के पैरासाइट के ह्यूमन के ब्लड में पहुंचने तक के पीरियड को प्री पेशेंट्स पीरियड कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री पेशेंट, अब यहां पर पीरियड आते हैं। अब पीरियड कौन कौन सा होगा? एक पीरियड होगा प्री पेशेंट पीरियड, वो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्टार्ट होने से लेकर के पैरासाइट के ह्यूमन के ब्लड में पहुंचने तक करके पीरियड को प्री पेशेंट पीरियड कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में यह पीरियड 8 दिन का होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो सेकेंडरी होस्ट है, यानी कि मॉस्किटो है, एनोफिलिस मॉस्किटो है, उसके अंदर ये पीरियड 8 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, प्री पेशेंट पीरियड। ठीक है, देन उसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? देखिए लिखिए, इन्फेक्शन से लेकर के मलेरिया का फर्स्ट करेक्टर, यानी कि तेज ठंड लग करके बुखार आना। ठीक है,
तो इन्फेक्शन यानी कि जब बाइट करेगा उस दिन से लेकर के मलेरिया के इन्फेक्शन, मलेरिया का फर्स्ट करेक्टर, इन्फेक्शन के फर्स्ट करेक्टर का जब डेवलप होता है तब तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब होता है कि इस पीरियड में कोई भी ऑर्गेनिज्म पनपता है, अपने आप का ग्रोथ करता है, अपना ग्रोथ करता है। तो फर्स्ट करेक्टर मलेरिया का लाने से पहले पहले तक का जो स्टेज कहलाता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो पहला हो गया प्री पेशेंट पीरियड, दूसरा हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि समझो यहां पर मैंने बताया कि एक जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इसके काटने से क्या होगा, जो इसके अंदर स्पोरोजाइट होते हैं वो ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए लाइफ साइकिल में समझा रहा हूं, बड़ा है पूरा लाइफ साइकिल, तो आप पूरा उसको गोल तरीके से बना लीजिएगा, पूरे पेज में 2 पेज में बनाइएगा, नहीं तो जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है स्पोरोजाइट ह्यूमन ब्लड में पहुंचने के बाद आधे घंटे तक मौज करेगा। आधे घंटे के बाद में कहां जाता है बच्चों, आधे घंटे के बाद में कहां जाता है, अरे यार पता है ना, आधे घंटे के बाद में लीवर में जाएगा, तो लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में पहुंचने के बाद में ये साइजोंट 1 बनाता है। लीवर में जाने के बाद क्या करेगा, ये लीवर के अंदर जो हिपेटिक लॉब्यूल है उनके अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको खाएगा, खाने के बाद ये साइजोंट 1 बनाएगा, और साइजोंट 1 में क्या होगा, मल्टीपल फिशन होगा, जिसके कारण क्रिप्टोमेरोजाइट या मेरोजाइट बन जाते हैं। और ये जो लीवर के अंदर से लेकर के क्रिप्टोमेरोजाइट तक की प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल दैट मींस खून के अंदर होने वाले से पहले। एरिथ्रोसाइटिक मतलब प्री एरिथ्रोसाइटिक कहने का मीनिंग यहां पर हो गया कि ब्लड के अंदर आरबीसी को तोड़ने से पहले वाली साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो जो क्रिप्टोमेरोजाइट हैं क्या करते हैं, न्यू लीवर सेल्स पर अटैक करते हैं, है ना, और ये न्यू लीवर सेल्स पर अटैक करते करते साइजोंट सेकंड बनाते हैं। अब साइजोंट सेकंड कैसे बनेगा, जब ये क्रिप्टोमेरोजाइट न्यू लीवर सेल पे जाएंगे तो न्यू लीवर सेल में क्या है, बहुत सारा ग्लाइकोजन भरा हुआ है, और इन ग्लाइकोजन्स को ये क्या करेगा, खाएगा, और खाने के बाद में साइजोंट सेकंड बनाएगा। तो साइजोंट सेकंड है, इसके अंदर मल्टीपल फिशन होगा और क्या बन जाता है, मेटाक्रिप्टोजाइट। क्या बन जाता है, मेटाक्रिप्टोजाइट। तो क्रिप्टोमेरोजाइट या मेरोजाइट्स के अंदर क्या बनते हैं, फिर मेटाक्रिप्टोजाइट्स बनते हैं। और ये भी क्या है, ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल था यानी सबसे पहले बना, और ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। अब जो मेटाक्रिप्टोजाइट्स है ना, ये मेटाक्रिप्टोजाइट्स आपको पता 2 तरीके के होते हैं, एक तो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट होता है, दूसरा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट्स होता है। तो जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट्स होते हैं आपको पता है ये न्यू लीवर सेल्स पर जाकर के बार बार अटैक करते रहेंगे, उसमें जाकर के लीवर से ग्लाइकोजन खाते जाएंगे और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट बनाते रहेंगे फर्दर। ठीक है, जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइट है ये ब्लड की आरबीसी पर अटैक करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में साइजोगोनी या रुद्राणु चक्र गोल्जी गोनी चलता है, साइजोगोनी कहो या गोल्जी गोनी कहो। तो रेड ब्लड सेल्स में जब ये अटैक करेगा जाकर के तो उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, साइजोगोनी या गोल्जी गोनी। तो जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजाइट है ये क्या करेगा, ये ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है। तो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजाइट आरबीसी पर अटैक करके ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है। और आपको पता है ट्रोफोजाइट क्या है, ये इसकी फीडिंग स्टेज होती है। ट्रोफोजाइट क्या होती है, ये इसकी फीडिंग स्टेज होती है। ट्रोफोजाइट चेंज हो जाएगा किसमें, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में या सिंगलेट स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं। ट्रोफोजाइट किस में चेंज होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में या सिंगलेट रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये सिंगलेट रिंग स्ट्रक्चर अमीबॉइड स्टेज में चेंज होता है। और ये सब कहां हो रहा है, आरबीसी में ही हो रहा है, आरबीसी के अंदर। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आरबीसी के अंदर ही हो रहा है। और जैसे ही अमीबॉइड स्टेज बनेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, साइजोंट 3 में। तो साइजोंट 3 होगा वो मेरोजॉइड में चेंज हो जाएंगे। साइजोंट 3 किसमें, मेरोजॉइड में चेंज होंगे। तो ट्रोफोजॉइड चेंज इनटू द मेरोजॉइड, कैसे, आरबीसी को तोड़ करके, आरबीसी की वॉल को बस्ट करके बाहर निकलते हैं। और मेरोजॉइड कितने होते हैं, 12 से 24 तक होते हैं।
अभी जो मेरोजोइट है इनका क्या काम है, देखो ये मेरोजोइट्स या तो अगेन आरबीसी में रुद्राणु चक्र चलाते हैं, ठीक है, अगेन क्या करेंगे, साइजोगोनी करेंगे, ठीक है, अगेन साइजोगोनी कराएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, या तो गैमेटोसाइट का निर्माण करते हैं। तो जब ये देखेगा कि अच्छा करता कब तक रहता है, ये बड़ा होशियार है, ये तब तक आरबीसी को नष्ट करता रहेगा जब तक होस्ट मर ना जाए या मरने की कगार पे ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये करता रहेगा। जब देखेगा कि नहीं भाई साहब अपने होस्ट को जिंदा भी रखना है क्योंकि हम मर जाएंगे, होस्ट खत्म तो ये भी खत्म, तो ये अपने जीवन को बचाने के लिए तुम्हें छोड़ेगा, अदरवाइज इसको रहम नहीं आएगा, याद रखना। तो जो मेरोजोइट्स हैं ये 12 से 24 तक होते हैं, या तो ये क्या करते हैं अगेन एंड अगेन आरबीसी को डैमेज करते रहते हैं, या तो क्या करेंगे जब ये देखेंगे कि इनके अंदर या इनको खतरा महसूस होता है या पेशेंट की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो क्या होता है ये गैमेटोसाइट्स का निर्माण कर देते हैं। अब क्या होगा भैया जब गैमेटोसाइट्स बन जाएगा, तो गैमेटोसाइट दो तरीके के होते हैं आपको पता है, एक तो माइक्रो गैमेटोसाइट्स होता है, दूसरा मैक्रो गैमेटोसाइट्स होता है। अब आपको पता है कि जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मैक्रो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये कहां तक बन चुके हैं, हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर बन चुका है, ह्यूमन पेशेंट के बॉडी के अंदर बन चुका है, लेकिन आगे का फर्दर यहां पर नहीं हुआ। तो गैमेटोसाइट का निर्माण तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कहां होगा जाकर के, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ब्लड सक करने के बाद क्रॉप में होता है। कहां होता है, क्रॉप में। तो याद रखिएगा फीमेल मॉस्किटो के ब्लड सक करने के बाद मॉस्किटो के क्रॉप में आगे का फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस होता है। क्या होगा कि जो मेल गैमीट हैं वो माइक्रो गैमीट्स बनाते हैं और फीमेल गैमीट कौन बनाता है, मैक्रो गैमेटोसाइट बनाता है। तो जो मेल गैमीट होते हैं वो 6 से लेकर के 8 तक होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है, और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, और ये मात्र एक होता है। इसमें से एक मेल गैमीट जो सबसे एक्टिव होगा वो फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू फ्यूज करेगा, और इसको हम लोग एन आइसोगैमस टाइप कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक से ही बनकर के बने, एक से ही मिलकर के बने, एन आइसोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और क्या बन जाएगा, जाइगोट, दैट मींस 2n स्टेज बन जाती है। जाइगोट डेवलप करता है क्रॉप में ही, याद रखिएगा क्रॉप में ही बात हो रही, और क्रॉप में डेवलप करने के बाद में ये ऊकाइनेट स्टेज में चेंज हो जाता है जो कि एक न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर होती है। ये ऊकाइनेट स्टेज क्या करता है, ये क्रॉप को भेद कर अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद में ये नुकीली स्ट्रक्चर में जो नुकीले पॉइंटेड स्ट्रक्चर हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और ये ऊ साइट में क्या होता है बच्चा, चेंज हो जाता है। ऊ साइट स्पोरोन्ट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोरोन्ट्स में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, ये स्पोरोजोइट्स फ्री होकर के ब्लड में आ जाते हैं, एवं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने पर ये उसके सेलिवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं। ये कहां पहुंच जाते हैं, उसकी स्पोरोजोइट फ्री होकर के स्पोरोन्ट बन जाता है, और स्पोरोजोइट क्या हो गए, फ्री हो गए, और फ्री होकर के क्या होता है ये एक सेकेंड, ठीक है, फ्री होकर के क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर सही करिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए। फ्री होकर के क्रॉप में आ जाते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के क्रॉप में आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लें, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के क्रॉप में आ जाते हैं, तथा इसके काटने पर या उसके सेलिवरी ग्लैंड्स से ह्यूमन की बॉडी में आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, जो कि आपको पता है स्पोरोजोइट कैसी होती है,
ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज, और ये इन्फेक्ट करेगा जाकर के किसी एक हेल्दी ह्यूमन पर्सन को, ठीक है। और जो मेरोजाइट होती है, ठीक है, जो स्पोरोजाइट होती है, ये कैसी होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और आपकी एक और स्टेज मानी जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफोजाइट। तो ट्रोफोजाइट क्या होती है, फीडिंग स्टेज होती है, ठीक है। ये इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजाइट, और ट्रोफोजाइट क्या है, फीडिंग स्टेज है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं आया है तो एक बार फिर से आप रिपीट करके इस क्लास को देखेंगे तो डैम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी पूरी बात जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है। पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।